Greetings of the day. I hope you all are good and are safe at home due to this coronavirus. Please don't move out of the home and do the work properly. Now we will start our topic with a recapitulation of movement of air. In the previous session, you have seen that what is the movement of air. The movement of air is called wind. The movement of air is called wind. Okay. Now, winds are caused due to difference in air pressure. अगर winds में pressure difference होगा तभी वहाँ पे winds develop होंगी. And when sun shines, air gets heat up. अब एक्चुअली में क्या होता है, जब सन रेज होती हैं तो आपका एयर हीट अप हो जाती है. हीट अप होने से वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आ गया एंड तब आपकी विंड्स फॉर्म होती हैं. ओके, सो वार्म एयर ऊपर उठ जाती है एंड राइजेस अप. लाइट इन वेट हो जाती है एंड ऊपर उठ जाती है. यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. द रीजन फ्रॉम वेयर द एयर राइजेस, जिस रीजन से एयर राइज कर रही है, ऊपर गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर बोलते हैं. ओके, तो यही यहाँ पे दिखाया गया था कि आपका यहाँ नीचे से एयर राइज कर रही है, ऊपर जा रही है, किसकी वजह से, सन की वजह से. ठीक है, सो नीचे कैसा एरिया बन गया आपका, लो प्रेशर रीजन, एंड ऊपर कैसा एरिया, हाई प्रेशर रीजन. क्लियर है. सो हाउ दिस हेल्प इन योर वेदर फॉर्मेशन. अब जब विंड्स में प्रेशर डिफरेंस होगा, एयर प्रेशर डिफरेंस होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका कि वहां पे वेदर पर्टिकुलरली चेंज हो जाएगा. वेदर मीन्स कि अभी कैसा एटमॉस्फेयर हो रहा है आपके आसपास. ठीक, लाइक एकदम से सनी हो जाता है, एकदम से क्लाउडी हो जाता है. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर एंड दिस डिफरेंस इन एयर प्रेशर इज कॉल्ड विंड्स. So in winds एक changes आ रहे हैं regularly, so this change is known as your weather. So weather changes क्या है, atmosphere pressure influence weather. Basically क्या है, जो आपके weather में changes आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपके atmosphere में pressure change हो रहा है, and pressure से क्या हो रहा है, आपका environment या weather change हो रहा है. So upward movement of air causes cloudy sky and the downward movement of air causes clear sky. इट मीन्स कि अगर आपकी एयर ऊपर की तरफ उठ रही है तो कैसा स्काई देगी आपको, क्लाउडी, मीन्स बादल बादल वाला क्लाउड देगी. बट अगर एयर नीचे की तरफ आ रहे हैं, दैट गिव्स यू अ क्लियर स्काई. सो एज एयर राइजेस, जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगी तो वहां पे एक लो प्रेशर एरिया बनेगा. अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि आपका जब एयर नीचे से ऊपर जाए तो नीचे कैसा एरिया बन गया, लो प्रेशर. जब ये लो प्रेशर एरिया बना तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वाटर वेपर्स होंगे उसके अंदर, वो ठंडे होंगे, ठंडे होके वो एयर को ऊपर लेके, सॉरी, आपका लो प्रेशर एरिया बना था, अब वो एयर ऊपर गई, ऊपर के आपके वाटर ड्रॉपलेट्स अवेलेबल, वाटर वेपर्स अवेलेबल हैं, वो वाटर वेपर्स ठंडे होंगे एंड क्लाउड फॉर्मेशन देंगे आपका. सो उससे क्या होगा, सिंकिंग एयर जनरली मीन्स दैट कंडेंसेशन कैन नॉट टेक प्लेस. नो, अब क्या हुआ कि आपका जब एयर ऊपर गई, ठंडी होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी. अब जब क्लाउड फॉर्मेशन हुई तो वो ऊपर रह गई, तो क्लाउडी अपीयरेंस दे दी उसने आपको. बट अगर हम सिंकिंग एयर की बात करें, मीन्स कि अगर एयर नीचे आ रहे तो वहां पे ठंडी होगी नहीं एयर, और जब ठंडी नहीं होगी तो वहां पे क्लियर स्काई रहेगा. सो लो प्रेशर इज देयरफॉर एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर. कैसे, अभी क्या बताया हमने कि नीचे से आपकी लो प्रेशर विंड्स एंड आपके नीचे से हॉट एयर जो है वो ऊपर जा रही है. जब हॉट एयर ऊपर जा रही है तो अल्टीमेटली क्या, वो वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन कर रही है एंड कंबाइन करके वो क्लाउड फॉर्मेशन कर रही है. ये आपने वाटर साइकिल में पढ़ा हुआ है. ठीक, तो जब वो ऊपर गई क्लाउड फॉर्मेशन, तो क्लाउड ऊपर रह गए तो वो आपको क्लाउड स्काई दे रही है. सो इसलिए यहाँ पर लिखा है लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर. ओके, अब अगर हाई प्रेशर होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पे क्लियर स्काई होगा, सनी स्काई होगा. क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होगा, आपका कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन होगी नहीं, क्योंकि एयर नीचे आ रही है एंड एयर नीचे तो क्लियर स्काई हो जाएगा आपका. सो इसलिए हाई प्रेशर में क्या होता है आपका, जनरली क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर वेदर. सो हाउ विंड करंट्स आर कॉज्ड. हमने देखा जब एयर में प्रेशर डिफरेंस आता है तो वहां से विंड्स ब्लो करती हैं. सो अगर विंड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, विंड की स्पीड चेंज हो जाए, तो ये विंड स्पीड्स क्या बनाते हैं, विंड करंट्स बनाती है. सो टुडे वी विल डू विंड करंट्स. ओके, अब इसमें विंड करंट में क्या होता है आपका, बेसिकली जब भी विंड करंट जनरेट होता है तो हम दो चीजों की बात करते हैं, या तो लैंड एंड वाटर के कंपैरिजन में कंपेयर करते हैं,
या फिर हम इक्वेटर और पोल्स, आपने अर्थ का डायग्राम देखा होगा, जब हम अर्थ के डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे कॉर्नर्स वाले सर्कल ऊपर जो होता है आपका, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एंड मिड लाइन क्या होती है आपकी, इक्वेटर होती है। सो इक्वेटर और पोल्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से विंड करंट्स डेवलप हो रहे हैं, या फिर आपकी जो लैंड है एंड वाटर है वो प्रॉपरली हीट अप नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से विंड करंट जनरेट हो रहा है। तो हम आज क्या करेंगे, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स कॉजिंग विंड करंट्स। नाउ इक्वेटोरियल रीजन गेट्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। अब आपको दिख रहा है एक लाइन ब्लिंक कर रही है, बाबा लाइन ब्लिंक कर रही थी, दैट इज इक्वेटर लो प्रेशर डोल्ड्रम्स लिखा हुआ है आपका। अब जहाँ पे इक्वेटर लिखा दैट इज 0 डिग्री, इक्वेटर पे हमेशा 0 डिग्री होता है आपका। ओके जब इक्वेटर पे 0 डिग्री हो रहा है तो इक्वेटर से 0 डिग्री ऊपर देख रहे हो, आपको 30 डिग्री दिख रहा है, ऊपर देखना है, ठीक है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था आपका। जब आप ऊपर देख रहे हो 30 डिग्री पे, देन आपके पास 60 डिग्री का रीजन बन रहा है, देन आपके पास 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाता है नीचे की तरफ। क्लियर है। अब यहाँ पे एरोस इंडिकेट किए गए हैं जहां पे कुछ ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड कुछ नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट होगी सन की, ये आप सबको पता है, बिकॉज सन डायरेक्टली हीट कहाँ देता है, अपनी इक्वेटर पे देता है। ओके नाउ अब thus the air at the equator gets warm and rises up creating a low pressure। जब सन की डायरेक्ट हीटिंग अर्थ पर इक्वेटर पे आ रही है तो वहां पे जो एयर है वो हीटअप होगी, एंड हीटअप होने से वो एयर को ऊपर उठाएगी। जब एयर को उन्होंने ऊपर उठाया तो अल्टीमेटली क्या होगा, वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो जिससे वहां पे क्या बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। यही आपको पर्पल कलर के एरो से इंडिकेट कर रहे हैं। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपने देखा कि वहां पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो चुका है। एज अ रिजल्ट द कोल्ड एयर फ्रॉम 0 to 30 डिग्री, अब 0 से 30 डिग्री का एरिया आपको दिख रहा है अलग कलर का, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया, ठीक है। वहां पे क्या है, इक्वेटर से एयर वार्म अप होकर ऊपर गई, बट वहां पे क्या थी, कोल्ड एयर थी। अब वो कोल्ड एयर लो, जहाँ पे लो प्रेशर रीजन डेवलप हुआ है वहां पर आएगी, दैट इज टूवर्ड्स द इक्वेटर आएगी वो। The air in the polar region is colder than that at latitude 30 to 60 degree. Now, अब क्या होगा कि जो आपका पोलर रीजन है वहां पे जो 30 से 60 डिग्री वाला रीजन है वहां पे एयर ठंडी है। अब ठंडी होने से क्या होगा, दस द वार्म एयर फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। एक सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट लिखा है एज अ रिजल्ट द कोल्ड एयर फ्रॉम 0 to 30 डिग्री latitude belt on the either side of the equator moves in towards the equator। इक्वेटर तक तो आ गई, ठीक, बट 30 से 60 डिग्री वाला जो एरिया है वो कंपैरेटिवली गर्म है एज कंपेयर टू पोलर रीजन से, ठीक, तो वहां से एयर ऊपर जाएगी पोलर रीजन की तरफ, ठीक। सो दस द वार्म एयर फ्रॉम 30 to 60 डिग्री मूव्स अप, ऊपर की तरफ जा रही है, कहाँ जाएगी, पोल्स की तरफ, एंड पोल से क्या होगा, ठंडी हवा नीचे आएगी। देख रहे हो आप साउथ वेस्टर्लीज जहाँ पे लिखा है वहां पे एयर ऊपर की तरफ जा रही है, बट पोलर रीजन से एरोस नीचे आ रहे हैं। तो दैट शोज कि हाउ द विंड्स ब्लो। जहाँ पे हाई एरिया, जहाँ पे वाटर लैंड गर्म होगी या जहाँ पे वार्म एयर होगी तो वो ऊपर जाएगी, एंड साइड बाय साइड नीचे से आपकी कूल एयर आ जाएगी, सो दैट आपका प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो जाए। सच मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वार्मर टू कोल्डर, वार्म से कोल्डर जा रही है, and from the colder to warmer regions give rise to wind currents। इन्हीं की वजह से आपके wind currents develop होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। now next we will do uneven heating of land and water on the earth causes wind currents। अब आपके लैंड प्रॉपरली हीट अप नहीं हो रही है या वाटर इक्वली हीट अप नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे विंड करंट्स होते हैं। नाउ आपको पता है समर्स में क्या होता है, इक्वेटर के टाइम पे, नियरली इक्वेटर पे क्या होता है कि आपकी लैंड बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। सो व्हाट विल हैपन, जो वार्म एयर, आपको रेड कलर के एरो दिख रहे हैं, वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक। अब जब ये वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है तो नीचे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया, ओके, द एयर ओवर द लैंड गेट्स वार्म एंड राइजेस अप। अब जब वार्म एयर ऊपर गई तो साइड में से क्या होगा, नीचे लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ, तो वाटर से या सी से कोल्ड एयर उस एरिया को फिल करेगी, एंड कोल्ड एयर फिलिंग द गैप हो जाएगा, मीन्स उस कोल्ड एयर को फिल कर दिया। फिल करने से क्या होगा, यहाँ पे नीचे कोल्ड है ऊपर हॉट है, सो विंड्स के प्रेशर में डिफरेंस आ गया, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विंड
currents. To fill the space, wind flow from the oceans towards the land. The wind coming from the oceans contain moisture, water vapor and brings rain. यही होता है. अब क्या है, जो विंड सी से आ रही है या ओशन से आ रही है, उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर होता है. सो अल्टीमेटली क्या होता है, जब ये ऊपर जाएंगे वापस तो वहां से रेन लेके आएंगे आपके लिए. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर विंड करंट्स and how it affects the uneven heating of land affects the wind current. Now we will do what are thunderstorms. What are thunderstorms? Now the swift movement of the falling water along with rising warm air means water भी धीरे धीरे आ रहा है, but साइड बाय साइड आपकी वार्म एयर भी राइज हो रही है, साउंड भी प्रोड्यूस कर रही है, लाइटनिंग भी, बिजली भी चमक रही है और बहुत ज्यादा हैवी रेन हो रही है, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो कर रही है. दैट इज नोन एज थंडर स्टॉर्म. मीन्स बेसिकली हम क्या कहें हिंदी में, अगर हम कहें कि मम्मा बोलती तूफान आता है, तूफान का मतलब क्या है यहाँ पे कि बिजली भी कड़क रही है, हवा भी चल रही है तेज तेज और बारिश भी आ रही है बहुत तेज. सो दिस इज नोन एज थंडर स्टॉर्म. ओके, Now, the thunderstorm develop in hot and humid tropical regions. ये basically सबसे ज़्यादा hot and humid tropical regions में develop होंगे. आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ मानसून का सीजन होता है वहाँ पे humid area develop हो जाता है, humid kind का temperature हो जाता है. Means humid kind का means कि जिसमें water vapors present है and वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, गर्मी भी है and ह्यूमिडिटी भी है. तो उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा बारिश के टाइम पे सबसे ज्यादा बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है. दैट इज नोन एज योर थंडरस्टॉर्म. एक क्राइटेरिया है जहां पे थंडरस्टॉर्म फॉर्म हो सकता है. फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म रिक्वायर्स, क्या क्या चाहिए थंडरस्टॉर्म बनने के लिए? मॉइस्चर, रैपिडली राइजिंग वार्म एयर कि गर्म हवा जल्दी जल्दी ऊपर उठती रहे, सी ब्रीज और माउंटेन्स होने चाहिए पास में. अब ये फॉर्मेशन होती कैसे थंडरस्टॉर्म की? The warm rising winds carry droplets water upwards. अब एक्चुअली में क्या होता है, जो गर्म हवा है अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को ऊपर लेके जाती है. जब ये ऊपर लेके जाती है एक हाइट तक पहुंच जाती है तो ये वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं एंड जमने के बाद वो वापस नीचे गिरते हैं अर्थ की तरफ. ओके, अब जब वो नीचे आ रहे हैं तो ये फ्रोजन ड्रॉपलेट्स मेल्ट हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स. मीन्स जो ये बर्फ जम गई थी ये वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में वापस आ गए. अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स एज अ हैवी रेन की तरह दिखते हैं. अब जब ये इन हैवी रेन के साथ वार्म एयर बाबा ब्लो करेगी, ऊपर उठेगी, तो उससे क्या होगा? आपकी लाइटनिंग होगी और जिससे क्या होगा? थंडरस्टॉर्म डेवलप होगा. अब थंडरस्टॉर्म बन गया, ऑब्वियसली थंडरस्टॉर्म अच्छा तो है नहीं, सो हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे सो दैट आपका थंडरस्टॉर्म में आप बच सको. अब दो केस आते हैं, या तो आप अंदर हैं या फिर आप घर के बाहर हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हेन यू आर इन ओपन. मीन्स आप घर में नहीं है, एक ओपन एरिया में, लाइक पार्क में है, गार्डन में है, आप फॉरेस्ट एरिया में, तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. मीन्स जब एक सिंगल ट्री के नीचे आपको शेल्टर नहीं लेनी. मीन्स हम कहते हैं ना, बारिश से बचने के लिए हमें पेड़ के नीचे खड़े हो जाना चाहिए. हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. क्यों? क्योंकि अगर लाइटनिंग हुई तो वो, या हवा बहुत तेज चली तो वो ट्री आपके ऊपर आके गिर सकता है. ओके, सो वाइल इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री. बट अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो आपको छोटे ट्री के अंडर शेल्टर लेना चाहिए सो दैट कि अगर वो ट्री गिरा भी तो छोटा है, आपको ज्यादा हार्म नहीं होगा. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला हैविंग अ मेटेलिक हैंडल. अब आपने देखा है जो आपकी अम्ब्रेला होती है उसमें ऊपर एक मेटल टिप लगा हुआ होता है, ठीक है, एक मेटल नॉब सा लगा हुआ होता है. कभी भी ऐसी अम्ब्रेला के नीचे आपको अपने आप को बारिश से नहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए जब तेज हवाएं चल रही हो. रीजन बीइंग कि क्या होता है, अगर बिजली कड़की, लाइटनिंग हुई तो क्या होगा? वो उस मेटल टिप से करंट फ्लो करेगा एंड जब वो करंट फ्लो करेगा तो आपको शॉक लग सकता है. दैट्स वाई आपको कभी भी एक अम्ब्रेला के अंदर जिसकी मेटल टिप हो, आपको उसके नीचे कभी भी शेल्टर नहीं लेनी चाहिए. गेट आउट ऑफ पॉन्ड और स्विमिंग पूल. अगर आप स्विमिंग पूल में हैं या पॉन्ड में है तो आपको वहां से टोटली बाहर निकल जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि वाटर में अगर करंट आ गया तो वो आपको शॉक दे सकता है. क्लियर? सिटिंग इनसाइड अ कार और बस इज सेफ. आप कार और बस के अंदर बैठ जाइए, वो ज्यादा सेफ है. सो यू आर ड्राइविंग, पार्क योर व्हीकल एंड स्टे इनसाइड. अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अपना व्हीकल पार्क करना है
एंड उसी के अंदर बैठना, बाहर नहीं। अब हमने देखा था कि यहाँ पे हम जब बाहर थे व्हेन यू आर इन ओपन, तो कितने कितने अलग अलग मेथड्स हमें लेने पड़ते। अब नाउ व्हेन यू आर इनसाइड, जब आप अंदर हैं तो आपको क्या करना है, डू नॉट सिट नियर द ओपन विंडो, आपको ओपन विंडो के बाहर के आसपास नहीं बैठना। क्लोज द विंडो एंड डोर्स प्रॉपर्ली, विंडोज एंड डोर्स को प्रॉपर्ली क्लोज करना है। रीजन बीइंग कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्यों करना, बिकॉज जब लाइटनिंग होगी तो विंडोज के शीशे वो करंट पास कर सकते हैं, ब्रेक हो सकता है एंड वो आपको हार्म कर सकते हैं। ओके, डू नॉट टच और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और टेलीफोन, आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच नहीं करना बिकॉज उसमें से करंट फ्लो कर सकता है। एंड डू नॉट वॉच टीवी, टीवी वॉच नहीं करना बिकॉज अगर करंट की सप्लाई ज्यादा होती है तो आपका टीवी खराब हो सकता है। So that's all for today. Please copy all these notes and send it to me. Thank you.